आरएसएस पर बैन लगाओ, इसे आतंकी संगठन वाली लिस्ट में डालो, आरएसएस के सदस्यों और इनके नेटवर्क तथा इनकी गतिविधियों की जांच करो, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कनाडा में घुसने मत दो, आरएसएस से संबंधित जितने भी नेटवर्क हैं सब पर बैन लगाओ, पाबंदी लगाओ। इस तरह की तमाम मांगे भारत नहीं बल्कि कनाडा में शुरू हो गई हैं। जी हां, भारत में आरएसएस की गतिविधियों पर तो सवाल उठता ही है। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर देश भर में सांप्रदायिक घटनाओं, तमाम उन्मादी षड्यंत्रों में कथित रूप से बार बार घूम फिर के इनके लोगों का नाम आता है, चर्चाएं होती हैं, आरोप लगते हैं। मगर कनाडा में आरएसएस को लेकर बात बहुत आगे निकल गई है। वहां पर आरोप लगाया गया है कि आरएसएस न सिर्फ आपराधिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। वहां के सांसदों ने आरएसएस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत कनाडा जाने वाले हैं, मगर इस यात्रा से पहले ही कनाडा में आरएसएस पर उनके देश में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए, नफरत का आरोप लगाते हुए मोहन भागवत को कनाडा में घुसने से रोकने की डिमांड शुरू हो गई। अभी भारत में चर्चा चल ही रही थी कि आरएसएस के विचारकों को हर एक संस्थान में बिठा के पूरी व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान हो या फिर जुडिशरी या फिर कोई अन्य संस्था, हर जगह आरएसएस के लोग बिठाए गए हैं, इनके प्रचारक बिठाए गए हैं। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और संघ वाले इस सवाल से 100 मील दूर भागने लगते हैं। यानी आरएसएस पर गलत कार्यों में लिप्त होने के आरोप सिर्फ भारत में नहीं लगते, बल्कि ये लोग कथित रूप से विदेशों में भी जाके गलत काम कर रहे हैं और आरोप लग रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, कनाडा के ही 2 सांसदों ने अपनी सरकार को बाकायदा लिखकर पढ़कर बताया है, कहा है, और साथ ही साथ वहां के सैकड़ों संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है, यानी आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही है। बहुत ही गंभीर मामले हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ध्यान रहे, भारत के भीतर आरएसएस पर आरोप लगता है तो बदनामी आरएसएस की होती है, लेकिन जब विदेशी देश में आरएसएस पर आरोप लगता है तो वहां बदनामी भारत की होती है। ये मामला बड़ा गंभीर है, देश की छवि से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी सुनने के बाद जरा सोचिएगा कि जिन लोगों पर विदेशों में जाकर तरह तरह के कांड करने के आरोप लग रहे हैं वो भारत में क्या क्या करते होंगे, क्योंकि अब तो तमाम विपक्षी सांसद भी, यानी राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों के लोग भी बोलने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं। और उधर गृह मंत्री अमित शाह गायब है। आज फिर से तमाम विपक्षी सांसद यही पूछ रहे हैं कि अमित शाह कहाँ है, अमित शाह कहाँ है, नारे लगा रहे हैं कि फला फला चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। अब तो लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि कथित रूप से क्या मणिपुर समेत देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे भी वैसा ही खेल है जैसा कनाडा वाले आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले को एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत की यात्रा 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को कनाडा के लिए प्रस्तावित है। यहाँ वो टोरंटो में भारतीय डायस्पोरा के सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, यानी भारतीय लोगों के बीच कुछ बातचीत करने वाले हैं, कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद कुछ बैठकों में भी शामिल होंगे बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार ये यात्रा आरएसएस के ग्लोबल आउटरीच का हिस्सा है, यानी दुनिया भर में आरएसएस अपने जो पांव पसार रहा है उसी का ये हिस्सा है। खबरें तो ये भी हैं कि मोहन भागवत की ये पहली कनाडा यात्रा है और किसी भी आरएसएस प्रमुख की करीब 20 साल बाद ये पहली यात्रा है। मगर इसी प्रस्तावित यात्रा के बीच 6 अगस्त 2026 को बहुत सारे नागरिक संगठनों ने मोहन भागवत के कनाडा में प्रवेश का विरोध किया। खबरों के अनुसार 200 से ज्यादा कैनेडियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मोहन भागवत को कनाडा में घुसने से रोकने वाले पत्र का समर्थन किया। अन्य रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कुछ और 40 से ज्यादा संगठन हैं, मानवाधिकार, धार्मिक, नागरिक संगठन हैं जो कि मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। 7 अगस्त को 2 एनडीपी सांसद सीधे सरकार के पास गए। एक सांसद फॉरेन अफेयर्स क्रिटिक है और दूसरी है इमिग्रेशन तथा पब्लिक सेफ्टी क्रिटिक। इन दोनों ने कनाडा में विदेश, सार्वजनिक सुरक्षा और इमिग्रेशन मंत्रियों को पत्र लिखा और आरएसएस के खिलाफ बड़े एक्शन की डिमांड किया है। मोहन भागवत की यात्रा को रोकने की मांग किया है। आगे की बातों को, आरोपों को जरा ध्यान से सुनिएगा। इन सांसदों ने कहा है कि मोहन भागवत की हिस्ट्री हेट स्पीच की है। इसी आधार पर इन्हें कनाडा में इमिग्रेशन लॉ के तहत इस देश में यानी कनाडा में घुसने योग्य नहीं माना जा सकता। यानी मोहन भागवत नफरती बयानबाजी करते हैं, समाज को बांटते हैं, लोगों को भिड़ाने वाली बात करते हैं, इसलिए वो कनाडा में घुसने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए वहां के कानून के हिसाब से। आगे इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि मोहन भागवत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करते हैं। सांसदों ने आरएसएस को उग्रवादी ग्रुप बताते हुए आरोप लगाया है कि आरएसएस भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ नफरत तथा हिंसा को बढ़ावा देता है। आरएसएस तथा मोहन भागवत पर इन सांसदों ने यह भी आरोप
लगाया है तथा दावा किया है कि मुस्लिम, सिख, दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में भेदभाव, दमन और हिंसक धमकियों का सामना करना पड़ा है और आरएसएस का प्रभाव कनाडा तक मौजूद है। इतना ही नहीं, इन सांसदों ने आरएसएस पर कनाडा में भी उन लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। यानी डराने धमकाने का मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कनाडा में भी आरएसएस कथित रूप से लोगों को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता है। इन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि भागवत की मौजूदगी से कनाडा में हेट और वायलेंस का खतरा बढ़ सकता है। यानी सोचिए कि आरएसएस और मोहन भागवत की छवि दुनिया में कैसी है। कनाडा के सांसदों को डर लग रहा है कि मोहन भागवत कनाडा में आएंगे तो वहां भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा का माहौल बन सकता है। इन सांसदों का अगला आरोप और भी गंभीर है। इनका कहना है कि आरएसएस से जुड़े नेटवर्क्स कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप कर रहे हैं। एनडीपी ने कहा है कि आरएसएस के कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप तथा हिंसा से जुड़े मामलों में पर्याप्त सबूत मौजूद है। यानी ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आरएसएस कनाडा की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है, दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, विदेशी होकर वहां भी कथित रूप से हिंसक माहौल बना रहा है और बाकायदा इसका सबूत मौजूद है। आपको याद दिला दें कि कनाडाई अधिकारियों ने अतीत में भारत सरकार से जुड़े एजेंट्स को लेकर फॉरेन इंटरफेरेंस और हिंसा संबंधी गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन सब का आरएसएस से क्या संबंध है ये तो नहीं पता, मगर कनाडा के संसद में 2024 में भी इमरजेंसी डिबेट में आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की मांग उठी थी। इस पर उस वक्त के मंत्री हरजीत सज्जन ने कहा था कि आरएसएस को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों को भेज दी गई हैं। इन दो सांसदों ने अपने पत्र में एक और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि आरएसएस का संबंध आपराधिक संगठनों से है, साथ ही साथ लिस्टेड आतंकी संगठनों से भी है। सोचिए ये कितना बड़ा और गंभीर आरोप है। कनाडा के सांसद कह रहे हैं कि आरएसएस का संबंध न सिर्फ आपराधिक संगठनों से है बल्कि आतंकवादी संगठनों से भी आरएसएस जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों और ऐसे नेटवर्क के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो कमजोर वर्गों के खिलाफ नफरत और हिंसा तथा भेदभाव को बढ़ावा दे या फिर कनाडा की सुरक्षा तथा वहां के लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों से जुड़े हों। एनडीपी ने अपने बयान में कहा है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने कनाडा से सिख कम्युनिटी को हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से मिलने वाली वायलेंट थ्रेट से बचाने के लिए भी कदम उठाने को कहा था। यहां भी एनडीपी ने आरएसएस का नाम लिया है। अब ये तो वो आरोप हैं जो आरएसएस तथा मोहन भागवत पर लगाए गए हैं। अब कनाडा के सांसदों और तमाम संगठनों ने सरकार से क्या डिमांड किया है कनाडा के सरकार से, जरा उसको सुनिए। इन लोगों ने कहा है कि 31 अगस्त को जो मोहन भागवत कनाडा की यात्रा पर आने वाले हैं, इस यात्रा को रोका जाए, मोहन भागवत को कनाडा के भीतर घुसने न दिया जाए, साथ ही साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कनाडा में घुसने से अयोग्य घोषित किया जाए। आरएसएस के सदस्यों, इनके नेटवर्क और इनकी गतिविधियों की सख्ती से जांच की जाए। पूरे कनाडा में आरएसएस को बैन किया जाए। आरएसएस को कनाडा की टेररिस्ट एंटिटीज लिस्ट में डालने की कार्यवाही की जाए। आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। कनाडा में ये लोग किस तरह की घुसपैठ कर रहे हैं, किन लोगों से संबंध है, हिंसा में किस तरीके से लिप्त है, उन सब की जांच की जाए। यानी आरएसएस को कनाडा में आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डालने की डिमांड हो रही है। समझने वाली बात यह है कि ये सांसद चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि 31 अगस्त को मोहन भागवत कनाडा जाने वाले हैं। तो डिमांड है कि सरकार जांच बाद में करे, पहले इनकी यात्रा को रद्द करे। हालांकि आरएसएस पर लगाए जा रहे इन आरोपों के खिलाफ भी कुछ संगठनों ने लेटर अभियान शुरू किया। उनका कहना है कि आरएसएस को पूरे तौर पर फासिस्ट कहना और उनके सदस्यों को संदेहास्पद बताना कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ है। मगर सवाल तो ये भी है कि आरएसएस को सभी हिंदुओं का संगठन या उनका हिमायती कैसे मान लिया गया। यानी जिस संगठन के प्रचारक नरेंद्र मोदी रहे हैं, जिस संगठन के बारे में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जिस संगठन पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगते हैं, जिस संगठन का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस संगठन को लेकर पंडित नेहरू से लेकर सरदार पटेल तक ने चिंता जताया, बैन तक लगा दिया महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जिस संगठन के लोगों पर बार बार माफी वीर होने का आरोप लगता है, जिस संगठन पर पूरे भारत में नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगता है, वो संगठन सिर्फ भारत में ही बदनाम नहीं हो रहा बल्कि विदेशी धरती पर भारत को भी बदनाम कर रहा है। सोचिए कितने दिनों से सवाल उठ रहा है कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराता। इतने बड़े बड़े वीआईपी कार्यालय, 5 स्टार 7 स्टार टाइप ऑफिसेज, इनके कहां से बन रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन सी गुरु दक्षिणा मिल रही है, इनके खर्चे कैसे चलते हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि लगभग 2500 के आसपास इनसे संबंधित छोटे बड़े संगठन हैं। बहुत सारे देशों में आरएसएस ने अपने कई संगठनों को
रजिस्टर भी कराया है। विदेशों में ज़्यादा रजिस्टर करा लेता है, वहाँ के नियम कानून को मानता है, लेकिन भारत में बहुत कम करवाया है। यानी आरएसएस शायद दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जो अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठन बताता है, लेकिन इन पर हर तरह के असामाजिक कार्य करने के आरोप लगते हैं। अब सोचिए कि आतंकवाद तक के आरोप लगने लगे, और अब तो राहुल गांधी तथा कांग्रेसी नेताओं के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी आरएसएस के खिलाफ बोलने लगे हैं। आप भी सुनिए कि समाजवादी पार्टी की महिला सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं और किस तरीके से आज भी लगातार पिछले कितने ही दिनों से तमाम विपक्षी नेता गृह मंत्री अमित शाह को खोज रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या क्या नारे हैं, जरा आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दूध है, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। मैम ठीक है, देखिए पीटीआई अपना जी। मैम, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस देखते हैं? ये दूध किस लिए? अभी तो बताया, बता दो, 100 बार बताना पड़ेगा। एक बार प्लीज मैम। सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से SIT की कमेटी की गठित है, जब ज़मीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी ज़मीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की ज़मीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़मीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी, तो उनके सामने ये बात उनकी नज़रों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो FCRA बिल है, हम जानते हैं कि जो FCRA बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डिफरेंट NGOs के अंदर में, जिस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उस पर कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को भी इन्फ्लेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और जहाँ सभी ऑर्गेनाइजर जो ये ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके चलाने के लिए जो पैसा है उसकी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। कहीं ये दूध का दूध और पानी का पानी से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। इस बात पे भी हमें स्पष्टीकरण चाहिए सरकार की तरफ से। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह सदन में आओ। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अमित शाह कायर है, बीच में थोड़ा सा। सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पीछे पीछे भाई, हाँ ये बाबा बैठ अमित शाह कायर है, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह सदन में आओ, हिम्मत है तो सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब
अमित शाह गायब है अमित शाह गायब है अमित शाह हाजिर हो तो सदन में आओ अमित शाह सदन में आओ सदन में आके जवाब दो सदन में आके जवाब दो अमित शाह सदन में आओ सच्ची बातों चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में अमित शाह सदन में आओ सदन में आके जवाब। अरे देखो, आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है, और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं, सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी, उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा, और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले, और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा, क्यों डर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं, और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं, तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है और उनके पास कोई मौलिक या मॉरल राइट बचा नहीं है। किसी को सूरत दिखाने की उनकी इच्छा नहीं है। तो बार बार पेपर में तो रोज़ एडवर्टाइजमेंट आता उनकी सूरत। अब भाई यहाँ सूरत दिखाने में क्या है? राज्यसभा में दिखाओ, लोकसभा में दिखाओ, तो ये सूरत दिखाने को भी तैयार नहीं। तो हम यही कहेंगे कि ये जनता के समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, और ख़ास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका भी जो समाधान नहीं निकालना चाहते। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं, या आके स्टेटमेंट दो, अपनी बात रखो, डिबेट चलेगी और जो कुछ भी समाधान निकलेगा, या नहीं तो आप राजीनामा दो। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए।
अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो। और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज़ एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज़ में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज़ उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूँ वो बोलते हैं खाम अभी देता हूँ, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूँ, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूँगा और हमारे डिप्टी लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे और चीफ व्हिप भी जाएंगे, ये बात मेरे तरफ से रखना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूँ लेकिन उन्होंने सडनली सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये हम को एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए। नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो।